जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी तीव्र गति से कर रहे होंगे। परीक्षाओं का जो समय है वो नज़दीक आता जा रहा है, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को, अपनी जो रिवीजन है वो अच्छे तरीके से करते रहें, जिससे कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको अध्याय 9 प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन के जो 1 अंक वाले प्रश्न हैं उसके लिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसका कि नाम है आओ पढ़ें विज्ञान, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, यानी घंटी वाले निशान को दबा दें, जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो तुरंत मिल जाएंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने देखें कि इसमें आप देखें जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है कांच, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक, चौथा ऑप्शन है मिट्टी। यानी जल और कांच और प्लास्टिक का उपयोग तो लेंस बनाने में होता है, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मिट्टी। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। बिंब मतलब जिसका कि हम प्रतिबिंब बना रहे हैं, यानी वस्तु को कहते हैं बिंब। तो कहाँ होनी चाहिए, देखिए मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र यानी F तथा C के बीच, वक्रता केंद्र पर यानी C पर, C से परे, यह दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस पर। चूँकि आप सभी को पता है कि अवतल दर्पण द्वारा जो भी स्थितियां आपने अपनी पुस्तक में पढ़ी होंगी, उस सभी स्थितियों में केवल एक को छोड़कर सभी में वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। केवल एक स्थिति ऐसी होती है जहां पर आभासी सीधा बनता है, वो होती है दर्पण के ध्रुव यानी P तथा मुख्य फोकस के बीच में। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। इसके पश्चात नेक्स्ट जो प्रश्न होगा, आप देखिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है अनंत होती है, 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर। तो इसकी जो फोकस दूरी होती है वो होती है अनंत। इसके पश्चात अगला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, कोई नहीं। तो इसके लिए उत्तल दर्पण जो इसका सही उत्तर होगा, उत्तल दर्पण। पथ दृश्य का मतलब होता है साइड मिरर। साइड मिरर जो वाहनों में लगे होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो छोटा बनता है, सीधा बनता है। इसके पश्चात अगला है बच्चों, समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। इसके पश्चात खाली स्थान आ गए। तो आप देखिए खाली स्थान में गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, क्या लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी F, उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, R/2 यानी आधी होती है। कितनी होती है, आधी होती है। इसके पश्चात अगला प्रश्न बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है यानी कांच से हवा में, तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। कहाँ से, अभिलंब से। इसमें आएगा अभिलंब, अभिलंब से दूर हट जाती है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, खाली स्थान में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा एवं सीधा बनता है। तो उत्तल दर्पण में ऐसा होता है, उत्तल दर्पण। इसके बाद वाहनों के पीछे दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से कम होता है। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है, वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख पाते हैं।
किसकी, प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपके 5 खाली स्थान पूरे हुए। इसके पश्चात जो जोड़ी हैं वो आप देखिए, इसमें कॉलम ए और कॉलम बी में यहाँ पहला नंबर है डायऑप्टर, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है अवतल लेंस की क्षमता और चौथा है समतल दर्पण। डायऑप्टर का जो मतलब होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लेंस की क्षमता। इसका आंसर हो गया 1। डायऑप्टर में लेंस की क्षमता नापने का जो मात्रक होता है वो डायऑप्टर होता है। इसके पश्चात आप देखिए जो दूसरा है उत्तल लेंस, तो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरा, ये बीच में मोटा किनारों पर पतला, ये हो जाएगा उत्तल लेंस। इसके पश्चात जो तीसरा है अवतल लेंस की क्षमता, तो वो हमेशा ऋणात्मक होती है। और चौथा है समतल दर्पण, तो इसका उपयोग किया जाता है चेहरा देखने के लिए। किसको देखने के लिए? चेहरा। एक सरल रेखीय पथ, तो ये होता है प्रकाश किरण को कहते हैं। अब जो आखिरी बचा हुआ है परावर्तक पृष्ठ गोली, तो उसको कहते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। तो इस प्रकार के 6 आपके ये जोड़ी मिला वाले आंसर। अब आते हैं सत्य असत्य। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, तो ये तो बच्चों गलत है, असत्य है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं, ना कि वक्रता केंद्र। इसके पश्चात अगला है वाहनों के पश्च दृश्य उत्तल दर्पण के बने होते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, सत्य है ये। इसके पश्चात अगला है अपवर्तन की प्रक्रिया में आपतित एवं निर्गत किरणों का कोणीय मान बराबर होता है, तो ये गलत है, ये है असत्य। इसके पश्चात अगला है वायु का अपवर्तनांक हीरे के अपवर्तनांक से अधिक होता है, तो ये भी बच्चों गलत है, असत्य है ये। इसके पश्चात अगला है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण का ध्रुव कहलाती है, तो ये भी असत्य है। तो इस प्रकार से आपने देखे ये सत्य असत्य आपके कंप्लीट हुए। इसके पश्चात एक शब्द में उत्तर, तो रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये बच्चों होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये पूर्व के कोर्स में इससे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, सिलेबस चेंज होने के कारण नहीं आता है, लेकिन फिर भी इस चूँकि पार्ट से रिलेटेड है इस वजह से इसको इसमें दिया गया है। दर्पण सूत्र लिखिए, तो बच्चों दर्पण सूत्र होता है 1/f यानी फोकस दूरी 1/v प्लस 1/u। तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। उस दर्पण का नाम लिखिए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, उसको कहते हैं हम लोग बच्चों अवतल दर्पण। इसके पश्चात अगला है एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो ये सभी बच्चों जानते हैं आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। इसके पश्चात अपवर्तनांक, अगला क्वेश्चन है अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो इसमें बच्चों क्या होता है एक ही रंग के प्रकाश किरणें किन्हीं 2 माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर जब पड़ती हैं तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसी को स्नेल के नियम से भी जानते हैं। किस नियम से? स्नेल का नियम। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लेते हैं, इससे कई प्रकार के जो हैं प्रश्न। अब बच्चों आप देखिए आपकी जो NCERT की किताब है कक्षा 10 की विज्ञान की, उसमें भी कुछ अभ्यास के हेतु जो प्रश्न दिए गए हैं उनको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो इसको मैंने आपको बताया था, इसका सही आंसर है मिट्टी। दूसरा इसमें दिया है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, इसको भी मैंने आपको बताया था दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। इसके पश्चात आप अगले देखिए इसमें प्रश्न, तीसरा प्रश्न इसमें दिया है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें,
तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है बी वाला, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। अगला जो इसमें है बच्चों, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं, दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोनों अवतल। क्या होगा इसका आंसर? दोनों अवतल। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन से हो सकते हैं? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका जो डी वाला आंसर है ये हो सकता है, या तो समतल हो सकता है अथवा उत्तल हो सकता है। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है 6वां, किसी शब्दकोश जिसको डिक्शनरी कहते हैं में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। जो सही आंसर है वो है सी वाला, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर का एक उत्तल लेंस आप इसमें उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको पाठ्य पुस्तक के ये जो 6 प्रश्न थे विकल्प वाले वो मैंने आपको कराए। तो पाठ्य पुस्तक के भी प्रश्न आपको करना है, क्योंकि पहले पाठ्य पुस्तक के जो मुख्य प्रश्न होते हैं उनको किया जाना है। इसके पश्चात आप अन्य सोर्स से जो आपको प्रश्न मिलते हैं उनको आप कुछ अन्य सोर्सों से भी प्रश्नों का जो कलेक्शन है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो इसमें अभी मैंने आपको बताया था, पुस्तक में भी था, या तो समतल या उत्तल। इसके पश्चात समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वो भी कितनी होती है? अनंत होती है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर सी पर रखा गया तो सी पर ही बनेगा। इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसको तो आप रट ही लीजिए, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके पश्चात आप देखिए, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मैंने बताया था आपको कि अवतल दर्पण में केवल एक ही स्थिति होती है जिसमें आभासी और सीधा बनता है, वो होती है दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। इसके पश्चात अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर है मिट्टी। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है वो आप देखिए, किसी बिंब का समान एवं वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो इसमें रखेंगे फोकस दूरी की दुगनी जगह पर। ये भी मैंने आपको बताया था पूर्व में। इसके पश्चात आप और भी इसमें देखिए कुछ अन्य प्रश्नों का कलेक्शन देखिए। इसमें लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है बच्चों डायऑप्टर। क्या है? डायऑप्टर। एक लेंस की क्षमता 2 डायऑप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। इसके पश्चात अगला है, आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। क्या दर्शाता है? प्रतिबिंब वास्तविक है। इसके पश्चात आप अगला देखिए। अब आपके सामने कुछ खाली स्थानों का कलेक्शन दिया हुआ है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है बच्चों? आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह दूर हट जाती है। कहाँ से? अभिलंब से। कहाँ से दूर हट जाती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। इसके पश्चात तीसरा जो प्रश्न है, खालिस्तान में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। तो इसमें आ जाएगा बच्चों उत्तल दर्पण। क्या आ जाएगा? उत्तल दर्पण। वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये भी मैंने आपको बताया था। 5वां देखिए, लेंस सदैव छोटा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका आंसर होगा अवतल। अवतल लेंस। 2 माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या होता है? अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना, ये तो सभी को पता होगा, परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है।
इसके पश्चात अगला है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है बच्चों, बराबर। वस्तुओं को हम किसकी उपस्थिति में देखते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन ने प्रकाश खालिस्तान से बना हुआ माना, कणिकाओं से बना हुआ। किससे बना हुआ, कणिकाओं से बना हुआ माना। तो इस प्रकार से ये 10 खालिस्तान थे जो मैंने आपको बताए। अब आप देखिए यहाँ पर सही जोड़ियां हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है डायऑप्टर, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है अवतल लेंस की क्षमता, समतल दर्पण, सरल रेखी पथ, परावर्तक पृष्ठ, गोलीय और लेंस की क्षमता। तो ये जोड़ी मैंने आपको पूर्व में करा दी हैं, ये वही जोड़ियां हैं। इसमें केवल एक अलग है, वो है आपकी लेंस की जो है क्षमता। तो फिर भी देख लेते हैं। जो इसमें पहला है डायऑप्टर, इसका जो आंसर होगा वो होगा दूसरा वाला, यानी ये लेंस की क्षमता। दूसरा है उत्तल लेंस, तो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला, ये हो जाएगा पहले का आंसर। अवतल लेंस की क्षमता वो होती है ऋणात्मक, ये हो गया तीसरे का आंसर। समतल दर्पण, तो समतल दर्पण जो होता है वो कैसा होता है, चेहरा देखने के लिए, वो हो गया इसका आंसर। सरल रेखीय परत वो कहलाती है प्रकाश की किरण। परावर्तक पृष्ठ गोलीय, तो वो कहलाएगा बच्चों कौन सा, गोलीय दर्पण। और लेंस की क्षमता जो होती है वो होती है P बराबर 1/f। तो ये हो गई ये 7वें का उत्तर। इस प्रकार से आप ये जोड़ी वाले आपके ये पूरे कंप्लीट हो गए। इसके पश्चात जो एक शब्द में है वो देखिए, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती क्या है। किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी दर्पण की दर्पण सूत्र लिखना है। तो आप देखिए दर्पण सूत्र में क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है, लेंस सूत्र लिखिए। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यानी दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में बस कितना सा अंतर है कि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। बस इसको आपको ध्यान रखना है, बाकी राशियाँ सेम जैसी हैं। किसी माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान क्या हो सकता है। तो किसी माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान 1 के बराबर या 1 से अधिक होता है। तो आपको ये याद रखना है। इसके पश्चात अगला देखिए आप, जैसे लेंस की जो क्षमता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, वो होता है डायऑप्टर। क्या होता है, डायऑप्टर। इसके पश्चात रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, वो होता है अवतल दर्पण। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 m है उसकी क्षमता कितनी होगी, 1 d, यानी 1 डायऑप्टर। इसमें दिया हुआ है वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में नहीं देख सकते, ये असत्य है, देख सकते हैं। जबकि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, ये सत्य है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v का मान धनात्मक होता है, ये असत्य है। चौथा देखिए आप, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है, बिल्कुल सही बात है। पांचवा देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, गलत है, उसको ध्रुव कहते हैं। अपवर्तन की प्रक्रिया में आपतित एवं निर्गत किरणों का कोणीय मान बराबर होता है, ये भी गलत है। इसके बजाय वायु का अपवर्तनांक हीरे के अपवर्तनांक के बराबर अधिक होता है, गलत है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण का ध्रुव कहलाती है, ये भी गलत है। तो इस प्रकार से आपने जो कई प्रकार के प्रश्नों का कलेक्शन देखा उसको आपने किया। तो इस प्रकार मैंने आपको कई प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर बताए जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको ये विकल्प कराए हैं इसको आप एक एक करके देखिए और कॉपी पे लिखिए, जिससे आपको परीक्षा में इन्हीं उदाहरणों से प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा आपको कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, ये था वीडियो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में पूछे जाने वाले प्रश्नों का कलेक्शन जो एक एक नंबर के आते हैं। मिलेंगे इस पार्ट के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और कई महत्वपूर्ण टॉपिकों को। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।